नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो आज बात किसान आंदोलन की। जी हां, किसान आंदोलन के अब 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं कि इस देश में अलग अलग वर्षों में, अलग अलग सालों में अलग अलग आंदोलन किसानों के होते रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जहां 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने, रद्द करने की मांग पर किसान लगातार आंदोलित हैं। और ये आंदोलन बहुत कुछ देखा है, किसानों ने बहुत कुछ झेला है। और हम लोग जैसा जानते हैं कि चाहे वो सर्दी हो, और खासकर दिल्ली की जो सर्दी थी, उस सर्दी में भी, उसी सर्दी में बारिश भी हुई, वो भी अब गर्मी का मौसम है और इसके अलावा कोरोना महामारी का प्रकोप भी है। तो सब कुछ होते हुए भी किसानों ने इस आंदोलन को कहीं भी रोका नहीं और ये आज तक जारी है। और उसके अलावा 26 तारीख को, इसी 26 मई को जब ये 6 महीने पूरे करने जा रहे हैं किसान इस आंदोलन के, तब उनकी क्या रणनीति है। तो दोस्तों, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। राकेश जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और राकेश जी के साथ चर्चा के लिए हमारे 2 खास पैनलिस्ट भी हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है और अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले ये देखें कि आखिर किसान आंदोलित क्यों हैं, क्या कारण है, ये जरा देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसानों और खेती के नजरिए से साल 2020 बड़ा उठापटक वाला रहा। सूखा, बाढ़, कोरोना और लॉकडाउन के साथ टिड्डियों के हमलों ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। भारत के मेहनतकश किसानों ने इन तमाम दिक्कतों को तो सह लिया, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों की भलाई के नाम पर जो 3 नए कृषि कानून बनाए, वो किसानों की रीढ़ पर चोट की तरह साबित हुए। यही वजह है कि आज दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 6 महीने से हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लें। गौरतलब है कि सरकार ने तीनों कानूनों को बनाने के पहले पिछले साल लॉकडाउन के दौरान इन पर अध्यादेश पेश किया था। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने 3 मुख्य घोषणाएं की। पहली घोषणा, एक राष्ट्र एक बाजार। इसके तहत सरकार ने किसानों को देश के किसी भी हिस्से में अपनी उपज बेचने की छूट दी। इसमें किसान और व्यापारी को उपज की खरीद बिक्री के लिए राज्य की मंडी के बाहर टैक्स नहीं देना होगा। दूसरी घोषणा, सरकार ने खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री को नियंत्रण मुक्त किया। तिलहन, दलहन, आलू, प्याज जैसे उत्पादों से स्टॉक सीमा हटाने का फैसला किया। और तीसरी घोषणा थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इन 3 फैसलों को मूल तौर पर सरकार कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बता रही है। वहीं 3 जून 2020 को कैबिनेट के इन फैसलों की घोषणा के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था, इससे कृषि क्षेत्र की सूरत बदलेगी और इसके साथ ही भारत के किसानों की मदद करने की दिशा में इसका दूरगामी प्रभाव होगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अध्यादेश के रूप में लाए गए तीनों कृषि बिलों को सितंबर 2020 में संसद से पारित कराया और 3 नए कृषि कानून अस्तित्व में आ गए। पहला कानून, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020। दूसरा, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020। और तीसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। तो इन तीनों कानूनों के अस्तित्व में आने के बाद, और जैसे आप जानते हैं कि किसान भी आंदोलित थे और लगातार मांग कर रहे थे कि इस कानून को रद्द किया जाए, तो सरकार और किसानों के बीच बैठकों और वार्ताओं का जो दौर है वो चला। कुल 11 वार्ताएं हुई, लेकिन वो वार्ताएं जो हैं वो विफल रहीं। तो जरा इसे भी जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर इन वार्ताओं में क्या कुछ हुआ। 11 दौर की वार्ताएं, आइए उसे भी देखते हैं। 26 नवंबर 2020, 5 नवंबर को देश भर में चक्का जाम के बाद पंजाब और हरियाणा में किसान संगठनों ने दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान किया। इसके बाद से किसान आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी। पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की, सड़कें खोदी गईं, आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली पहुंच गए। 1 दिसंबर 2020 केंद्र ने कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन 35 किसान संगठनों ने केंद्र के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। किसान संगठनों और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच ये वार्ता बेनतीजा रही। 3 दिसंबर 2020 8 घंटे की मैराथन बैठक चली।
लेकिन वार्ता का ये नया दौर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। केंद्रीय नेताओं ने कानूनों में खामियों को दूर करने की बात कही और एमएसपी और खरीद सिस्टम को लेकर कई प्रस्ताव रखे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। 5 दिसंबर 2020 पांचवें दौर की बैठक में किसान नेताओं ने मौन व्रत धारण कर लिया और सरकार से हां या ना में जवाब मांगे। इसके बाद केंद्र सरकार ने गतिरोध खत्म करने के लिए 9 दिसंबर को फिर बैठक बुलाई। 8 दिसंबर 2020 प्रदर्शनकारी किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। इसका सबसे बड़ा असर पंजाब और हरियाणा में नजर आया, जहां बाजार और सड़कें बंद रहीं। किसानों के भारत बंद को अधिकतर विपक्षी दलों ने समर्थन दिया। इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किसानों के प्रतिनिधियों के एक समूह के बीच एक बैठक भी सफल नहीं हो पाई। 16 दिसंबर 2020 बॉर्डर बंद होने की वजह से यात्रियों को होने वाली परेशानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान मसले को सुलझाने के लिए एक कमेटी गठित करने का सुझाव दिया गया। अदालत ने हालांकि किसानों के अहिंसक विरोध प्रदर्शन के अधिकार को स्वीकार किया। 21 दिसंबर 2020 किसानों ने सभी विरोध स्थलों पर एक दिवसीय भूख हड़ताल की। इसके अलावा 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में राजमार्गों पर टोल वसूली को रोकने का ऐलान किया। 30 दिसंबर 2020 सरकार और किसान नेताओं के बीच छठे दौर की बातचीत कुछ हद तक सुर्खियों में रही। इसमें केंद्र ने पराली जलाने से संबंधित अध्यादेश में किसानों के खिलाफ एक्शन न लेने और प्रस्तावित बिजली संशोधन कानून को लागू न करने पर सहमति जताई। 4 जनवरी 2021 सातवें दौर की वार्ता भी अनिर्णायक रही, क्योंकि किसान नेता 3 कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े रहे। वहीं सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया। 8 जनवरी 2021 8वें दौर की बैठक में किसानों ने साफ कर दिया कि घर वापसी तभी होगी जब 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं। वहीं सरकार ने किसान संगठनों से कहा कि वे कानूनों को रद्द करने के बजाय वैकल्पिक मांग के साथ आएं। 12 जनवरी 2021 सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी और एक कमेटी का गठन कर दिया। कोर्ट ने कमेटी से 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। कमेटी से सभी पक्षों को सुनने के बाद अपनी सिफारिश देने को कहा गया था। 15 जनवरी 2021 9वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। प्रदर्शनकारी किसान कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने की अपनी मुख्य मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार ने आवश्यक संशोधनों के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की, लेकिन बात नहीं बनी। 21 जनवरी 2021 10वें दौर की वार्ता के दौरान सरकार ने 1.5 साल तक तीनों कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा और एक संयुक्त समिति बनाने की बात कही जो मामले को सुलझाए, लेकिन ये वार्ता भी बेनतीजा रही। 22 जनवरी 2021 11वें दौर की वार्ता में किसान अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। वहीं सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया। 26 जनवरी 2021 दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड निकाली, लेकिन ट्रैक्टर रैली के दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। परेड के दौरान निर्धारित रूट्स का पालन न करने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज किया। इसी दौरान कुछ लोगों ने लाल किले में धार्मिक झंडा फहरा दिया। तो 26 जनवरी की घटना के बाद 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ अलग ही मंजर था और वहां पुलिस के जवान जो थे, काफी पुलिस के अधिकारी आए और आंखों देखी वो हाल हम लोगों ने भी देश दुनिया को दिखाया था। देश दुनिया ने देखा कि क्या कुछ हुआ उस शाम को, 28 जनवरी की शाम को। लेकिन उसी शाम राकेश टिकैत के लिए जो भावुक पल था, उनके आंखों में कुछ आंसू और वो बहुत कुछ कह गए। इसे भी जरा देख लेते हैं, उस मंजर को देख लेते हैं। इसके बाद सीधे राकेश जी के पास आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए जरा इसे भी जल्दी से देखते हैं। राकेश टिकैत न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून में बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक करता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पर किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। अब तक किसान आंदोलन के कई बड़े चेहरों में से एक राकेश टिकैत ने जब किसानों की मांगे पूरी करने के लिए जान तक दे देने का ऐलान किया, बस तभी मध्यम पड़ रहे किसान आंदोलन में नई जान पड़ गई। दिल्ली में पुलिस को आगे करके पहले मोदी सरकार ने कोशिश की थी कि किसानों को आंदोलन करने से रोक सकें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। अलबत्ता 26 जनवरी को जब किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने उत्पात मचाया और इसका ठीकरा किसानों पर फोड़कर आंदोलन को नए तरीके से बदनाम करने की एक और कोशिश की गई,
तो उधर यूपी की आदित्यनाथ योगी सरकार ने भी गाजीपुर बॉर्डर को खाली करने का फरमान जारी कर दिया। भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए। आंदोलन के हिंसक हो जाने की बदनामी से आहत किसान योगी सरकार के फरमान से कुछ और टूट गए। सरकार को लगा कि एक धक्का और वाली रणनीति पर चलकर वो इस आंदोलन को तोड़ देगी, लेकिन इस बार मोदी और योगी सरकार का पाला महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत से पड़ा था, जो अब तक कानून वापसी की मांग करते हुए शांति से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने आर पार वाले अंदाज में सरकार को चुनौती दे दी। उन्होंने एक और घोषणा की कि मेरे गांव के लोग जब तक मुझे पानी नहीं देंगे मैं पानी नहीं पीऊंगा। उनकी ये भावुक अपील किसानों को फिर से एकजुट करने में कामयाब हो गई। टिकैत के समर्थन में हजारों लोग खड़े हो गए और भारतीय किसान यूनियन का हौसला बढ़ा। उसने गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के किसानों को वहां पहुंचने और बाकी किसानों को अपने अपने इलाकों में टेंट गाड़ देने का निर्देश जारी कर दिया। किसान आंदोलन में साथ देने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से रातों रात सैकड़ों ट्रैक्टर गाजीपुर पहुंच गए और आखिरकार योगी सरकार को गाजीपुर बॉर्डर खाली करवाने का इरादा छोड़ना पड़ा। जी, तो सीधे अब आना चाहूंगा राकेश टिकैत जी आपके पास। और जो हमने देखा है कि पूरा का पूरा मंजर 26 जनवरी से लेकर के और अब 26 मई आने वाला है। 26 जनवरी स्पेशली इसलिए यहां मैं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आंदोलन आपका तो पहले से चल रहा था और खासकर दिल्ली के बॉर्डर पर जैसा हम जानते हैं कि 26 नवंबर से ये आप लोग आंदोलित हैं, लेकिन 26 नवंबर के बाद 28 नवंबर को जो कुछ भी हुआ वो हमने देखा, दिखाया और सब कुछ देश दुनिया के सामने है। अब 26 मई सामने है जिसके लिए आप लोगों की अपनी एक नई रणनीति है। जरा उस रणनीति के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि क्या रणनीति है। जैसा हम जानते हैं कि काला दिवस आप मनाने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि क्या कुछ करने वाले हैं 26 मई को आप। देखो, सभी दर्शकों को नमस्कार, सबको राम राम सभी को। और 26 को ये है कि 26 तारीख से ही आंदोलन शुरू हुआ और इसको 2 महीने हो जाएंगे अब मई में। तो ये है कि सरकार नहीं सुन रही, सरकार नहीं बातचीत कर रही, सरकार किसानों को पूर्ण रूप से छोड़ दिया सरकार ने। तो हमने कहा कि 6 महीने हमारे पूरे हो रहे, हम इस दिन को काला दिवस के रूप में इसको मनाएंगे, ब्लैक डे हमने घोषणा इसकी करी है। और अपने घरों के ऊपर, अपने ट्रैक्टर के ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर काला झंडा लगाएंगे। हम इसको जहां जाना है उस दिन काला झंडा लगा के जाएगा, वही हमारा विरोध प्रदर्शन होगा। कहीं ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो कुछ गांव में ये बना के हम अपने गांव में ट्रैक्टर पर झंडा लगाकर अपने गांव पे ही उसको ट्रैक्टर को घुमाएंगे। तो अलग अलग तरीके से लोग उसका अलग अलग तरीके से प्रचार करेंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे। सरकार का, भारत सरकार का उसमें फूका जाएगा और वो कोई किसी भी टाइम कर सकता है जैसे उसको सुटेबल हो। वो सुबह ही अपने खेत में जब जाए, जब अपना पुतला फूंक कर सरकार का, जब वो खेत में अपना काम करने जाए 8, 9, 10, 11 बजे। और आजकल सोशल मीडिया का माध्यम है, अपना पुतला फूंको, सोशल मीडिया पर डाल लो, तो ये एक मैसेज हो जाएगा कि हर गांव गांव में ये मैसेज गया है। अपने घर के ऊपर ब्लैक वो जो झंडा है वो आप लगाओ, अपने ट्रैक्टर पर लगाओ, अपनी गाड़ी पर लगाओ, तो इसी तरह से उसको मनाया जाएगा। क्योंकि कोरोना काल चल रहा, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और हम ज्यादा भीड़ एक जगह भी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। जी राकेश जी, आपके ऊपर, आपके मतलब आपसे मतलब सिर्फ आप नहीं हैं, पूरे ये जो किसान आंदोलित हैं उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि इस कोरोना काल में आप लोगों के कारण कोरोना महामारी का फैलाव हो रहा है। और खासकर हरियाणा सरकार ने तो ऐसे विज्ञापन भी जारी कर दिए हैं, अलग अलग ढंग से सचेत करने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि एक तरफ आप जैसे काला दिवस मनाने जा रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि एहतियात हम लोग पूरी तरह से बरत रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे याद कीजिए पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो शाहीन बाग आंदोलन उस समय चल रहा था, वो खत्म हो गया। और इस बार भी जब कोरोना की शुरुआत हुई है तो आपका आंदोलन चल रहा है, किसान मोर्चा का आंदोलन चल रहा है। और शायद सरकार के नुमाइंदों को यह जरूर लगा होगा कि इस काल में आप लोग भी उठकर चले जाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं गए। और अब आप लोगों के ऊपर इस ढंग के आरोप कि आप लोग इस फैलाव में सहायक की भूमिका निभा रहे हैं, क्या कहेंगे ओवरऑल? जो सरकार है हमारे पक्ष में, कहां सरकार है, उसको जो भी एलिगेशन लगाने वो एलिगेशन हमारे ऊपर लगाएगी। हमने ये कहा कि ये एक बीमारी है, बीमारी का इलाज हॉस्पिटल है
हॉस्पिटल की जिम्मेदारी सरकार की है। कोई आदमी बीमार होगा तो अस्पताल जाएगा। किसान आंदोलन का रास्ता हॉस्पिटल नहीं जाता, किसान आंदोलन का रास्ता जाता है पार्लियामेंट, और बीमार आदमी का रास्ता जाता है हॉस्पिटल। दोनों के रूट अलग अलग हैं, एक जगह मिल ही नहीं सकते। वो हमारी एडवाइजर बॉडी के तो मेंबर है नहीं, हरियाणा सरकार या कोई सी भी सरकार या जो केंद्र में सरकार है, ये हमको एडवाइजर जारी करेगी, हम उसको मान लेंगे। वो धोखा करती है, धोखा है उसको उसमें। क्या अगर आंदोलन खत्म हो जाए तो देश से कोरोना खत्म हो जाएगा? ये आंदोलन जहां धरना स्थल है वो हमारे गांव हैं, वो हमारी कॉलोनी है। अगर पूरे देश में गांव में फैल रहा है तो उसमें भी फैल जाएगा, अगर यहाँ की कॉलोनी में फैल रहा है तो वहां भी फैल जाएगा। यहाँ के जो मंत्री एक्सपायर हुए हैं वो तो इस धरने में कभी आए नहीं, जो पत्रकार एक्सपायर हुए, जो अधिकारी एक्सपायर हो रहे हैं, वे तो धरने में कभी आए नहीं। तो इसलिए उन धरनों से इस कोरोना का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं वे सुरक्षित है। यहाँ पे शाम के टाइम पे दवाई छिड़की जाती है, फॉगिंग होती है, यहाँ पे मच्छर नहीं है, यहाँ पे सफाई का ध्यान रखा जाता है, लोग डिस्टेंस से रहते हैं। यहाँ पे गांव में तो सघन उसमें लोग रहते हैं। जो कॉलोनियां है दिल्ली की या जो फ्लैट है उसमें लोग भीड़ में रहते हैं, वहां पर तो उनकी सूरज को एनर्जी भी नहीं मिलती सूर्य की। यहाँ पर लोग धूप में बैठो, उसमें बैठो, आप अपने मकान बना रखे हैं उसमें रहो। तो ये कहना कि कोरोना यहां से गया है, ये कोई कोरोना का उद्गम स्थान है? तो इस तरह की जो बकवास कर रही है ना सरकार, ये बंद कर दे। ये किसान कहीं नहीं जाएगा, और ना ये शाहीन बाग है। ये गलत फहमी अपने दिमाग में से सरकार निकाल दे कि ये शाहीन बाग है, आप इसको उठा दोगे। ये किसान है, यहां से नहीं जाएगा। अगर 3 साल भी आंदोलन और चलेगा तो 3 साल भी आंदोलन चलाएगा ये किसान, जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी। सरकार इन कानूनों को वापसी नहीं लेगी, एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी, जो दूसरे मसले हैं उस पर बात नहीं करेगी, जब तक ये किसान घर वापसी नहीं जाएगा। ये सरकार सुन ले, कान खोल कर सुन ले, ऐसे नहीं हल्के फुल्के में। किसानों ने तैयारी कर रखी है पूरे देश में, इनका इलाज करा जाएगा, बगैर इलाज के नहीं मानेगा किसान का। ये जो बकवास करते हैं ना, ये करेंगे, मंत्री लगा रखे, लिस्टें बना रखी। गांव में कोरोना है तो इलाज करो उसका, हॉस्पिटलों का क्या हाल है? ऑक्सीजन देने की हैसियत नहीं रही। अगर कोई संगठन ऑक्सीजन गांव में और गरीब आदमी को किसी को बांटता था फ्री में भी, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं ये। तो क्या लोगों को मारने का टेंडर सरकार ने दे रखा? कोई दवाइयों का रिसर्च यहां पर चल रही है देश की जनता पे? ये स्पष्ट करना पड़ेगा इनको। आंदोलन से कोरोना नहीं है, और ना ये आंदोलन खत्म होगा, ना सरकार गलतफहमी में रहे। राकेश जी, हमारे साथ दो हमारे साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे जयशंकर गुप्त भी हैं और ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय भी हैं। ये भी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन आप लोगों के पास और आपके सवाल से पहले एक सवाल मैं करना चाहता हूं राकेश जी आपसे कि आप याद कीजिए, आप जनवरी के समय ये बता रहे थे, बोल रहे थे कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। आपने अक्टूबर का और भी 2 अक्टूबर का नाम आपने लिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हम सब थे, सबके सामने आप बोलते थे कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। आखिर ये 2 अक्टूबर का नाम आपने क्यों लिया था? एक तारीख आपने क्यों तय की थी? पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी आप जैसे बता रहे हैं कि 3 साल भी अगर चले तो हम चलाएंगे इस आंदोलन को। क्या ये जो डिफरेंसेस हैं अलग अलग डेट में, ये क्या कहते हैं? 2 अक्टूबर का यह है कि 2 अक्टूबर 2018 में जो यहाँ किसान क्रांति गेट है गाजीपुर के ऊपर, यहाँ पे हमारे ऊपर फायरिंग हुई, गैस छोड़ने, यहाँ पे करीब 50,000 लोग थे। ये क्रांति गेट इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि 2018 से किसान क्रांति की शुरुआत होगी थी। तो हमने कहा कि 2 अक्टूबर क्योंकि वही स्थान है, वही जगह है, और एक डेट है कि महात्मा गांधी शांति के पुजारी थे और इन्हीं लोगों ने उनकी हत्या करवाई। महात्मा गांधी शांति के पुजारी गोली के शिकार हुए, तो उनका शांति का दिन भी है 2 अक्टूबर। और यह है कि 2 अक्टूबर
तक, जैसे आप 26 तारीख को कह रहे कि हम अगला निर्णय लेंगे, तो 2 अक्टूबर को अपनी मीटिंग हम करेंगे यहाँ पे, जैसे मीटिंग होती है रूटीन में, आगे की फिर रणनीति बन जाएगी। तो एक जो डेट है वो इसलिए उस डेट को दिया था कि यहाँ पर 2018 में यहाँ पर 2 अक्टूबर को हमारे ऊपर लाठीचार्ज, टीयर गैस, तो बड़ी घटना इसी गेट के ऊपर हुई थी, इसलिए उसका नाम लिया गया था। जी रहा जो जी 3 साल की, तो 3 साल की आप बात बता रहे, 3 साल ये है कि ये आंदोलन जितना भी लंबा चलेगा, 3 साल तक इनकी सरकार रहेगी 2024 तक, तो ये उस टाइम तक भी ये आंदोलन चलेगा। वापसी किसान नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं जाएगा, किसी भी गारंटी पर नहीं जाएगा, ये किसानों ने निर्णय कर लिया है। जब तक भी चलेगा, देश की आजादी में आंदोलन 90 वर्ष चला, 90 वर्ष में आजादी मिली, 90 वर्ष आंदोलन हुए, लोग फांसी पे गए। उस टाइम पे भी तो आंदोलन होते थे, उस टाइम पे तो फांसियां दी जाती थी। आज कम से कम ये तो नहीं, आज तो इनकी जो आईटी सेल है, इनके जो लोग हैं, जो गुंडा तत्व हैं, वो धमकी देते हैं, गोली मारने की धमकी देते हैं, अपहरण करने की धमकी देते हैं, गंदे गंदे वीडियोज बनाकर डालते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होती है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता। तो अभी कम से कम ये फांसी तो नहीं दे रहे, अपने गुंडों से पिटवाने का काम करते हैं, हमले करवाते हैं, अभी तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन सामने आकर नहीं करते। ये आजादी के आंदोलन में, इस आंदोलन में ये जरूर फर्क है। जी जी, हालांकि अभी जिसका जिक्र कर रहे हैं राकेश जी, आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा कि अभी कल ही इनके व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे मैसेज आए, उसके अलावा धमकियां भी मिली, कुछ फिरौती की भी बात हुई। ये तमाम बातें हालांकि राकेश जी से और आगे हम चर्चा करेंगे, ये भी बताएंगे। लेकिन जयशंकर जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं राकेश जी से? नहीं, सबसे पहले तो राकेश जी को प्रणाम करूंगा मैं। हम चौधरी महेंद्र टिकैत जी के समय भी हम किसौली भी जाते थे, उनके आंदोलन को भी हम कवर करते थे, देखते थे, काफी अपनापा भी रहा उनके साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने अपनी इस उम्र में, जो 65-66 साल की उम्र है, जब से हमने होश संभाला है, ऐसा आंदोलन हमने आज तक कभी देखा नहीं। इतना अनुशासित, इतना शांतिपूर्ण और अपनी मांगों के लिए कटिबद्ध। लेकिन इसके बावजूद जो सरकार और जिस सरकार का प्रधानमंत्री ये कहते थे पहले कि हम किसानों को उनकी फसल लागत का 1.5 गुना मूल्य दिलाएंगे, फिर बाद में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे। इस सब कहने वाले लोग भी इस आंदोलन की तरफ सकारात्मक ढंग से क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप लोग 6 महीना बीतने जा रहा है, इसके पहले तमिलनाडु के किसान आए थे, हमको याद है, वो दृश्य याद है कि जब वहां के किसान अपना शौच भी खाने के वही कर रहे थे, अपना मूत्र भी कर रहे थे, मतलब बहुत ही विभत्स स्थिति हो गई थी। उसके बाद भी सरकार ने सुनवाई नहीं की। तो आपको टिकैत साहब, आपको राकेश जी, क्या लगता है ये सरकार किसानों के प्रति इस तरह से बेरुखी का रवैया क्यों अपना रही है? आपको क्या लगता है? देखो, अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो जरूर बात करती। सरकार तो कंपनियों की, अगर कंपनी की सरकार है तो वो तो अभी बात नहीं करेगी। वो तो जब तक उनका आर्थिक नुकसान नहीं होगा, जब तक देश में उनके बने हुए जो शोरूम है, जो वो है, उनको नुकसान नहीं उनको होगा, जब तक वो देश से नहीं भागेंगे तो बात नहीं। सरकार बीजेपी की तो है नहीं देश में, क्योंकि जब इलेक्शन हुए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जब इलेक्शन हुए कि अब की बार मोदी सरकार, तो ये बीजेपी वाले आंख पर ठेकी धर के सो रहे थे क्या? काले चश्मे लगा लिए थे उन्होंने कि तुमने जो पार्टी बनाई वो तुम्हारी पार्टी खत्म लग रही हो। अब की बार मोदी सरकार, भाई बीजेपी सरकार होती तो वह जरूर बात कर लेती। उसमें अडवाणी जैसे लोग थे, मुरली मनोहर जैसे लोग थे, जो स्वदेशी जागरण जैसे संस्थाएं इसमें थी, जो साथ में बहुत आंदोलन उन्होंने करे, स्वदेशी की बात करने वाले लोग थे, तो वे लोग तो वही नहीं, वे तो हाउस अरेस्ट हैं। उनका भी तो पता ले लेना चाहिए कि वे आदमी है, कैद में है, उनको भी तो बंधन मुक्ति करवाना चाहिए देश की जनता को।
ये बीजेपी के लोग ज्यादा गलत फहमी बना रहे हैं कि सरकार उनकी है। सरकार तो उनकी है ही नहीं, ये तो मोदी सरकार है, और मोदी है बड़े घरानों का, तो उनकी सरकार है। कॉर्पोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो देश में सरकार चला रही, और इस तरह की देश की जनता को सरकार नहीं चाहिए। नहीं, आपका कहना क्या ये है कि जो अभी आरोप लगते हैं कि ये सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है। आज ही अखबारों में खबर आई है कि गौतम अडानी एशिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े धनाढ्य पुरुष हो गए हैं। सबसे बड़ी धनाढ्य कंपनी उनकी हो गई है गौतम अडानी की। तो क्या ये सही है क्या कि ये जो कृषि कानून बनाए गए हैं तो अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए क्या? देश में कानून बनने से पहले, पार्लियामेंट में जब कानून बने उससे पहले देश में गोदाम बन गए, तो इसका मतलब कानून उनके पक्ष में ही बने हैं। उन्हीं के लोगों ने बैठ के कानून बनाए कि अब हुआ क्या, देश में बहुत व्यापार बंद हो गए। उन्हें कहा कि देश में एक व्यापार है, उन्हें इसके सर्वे करवाए कि एक आदमी को एक साल में 700 बार भूख लगती है, उसको 700 बार एक साल में खाना चाहिएगा, दिन में को 2 बार उसको भूख जरूर लगेगी। उसने कहा कि भूख पे व्यापार करो, अनाज को कैद करो, तिजोरी में रोटी को बंद करो और उसकी कीमतें तय करो। फिर ये तो देश में ट्रायल हो गया था। आप फ्लाइट में जाते हो, पहले ये होता था आज से 10, 15, 20 साल पहले कि हमको बेंगलोर जाना, उसका एक रेट होता था कि भाई ये रेट है बेंगलोर का 15,000 का, 10,000 का टिकट है। आज ये होगा कि सुबह का टाइम कुछ रहेगा, शाम के टाइम कुछ रहेगा, अगर फ्लाइट में जगह नहीं है तो रेट कुछ रहेगा। तो ऐसे ही रोटियों की कीमतें देश में तय होनी है। बड़े बड़े गोदाम बन गए, अनाज उनके गोदाम में बंद होगा, उसके बाद में कीमतें तय होंगी देश में। ये तो होगा था, बिल्कुल कंपनी चलाना चाहते हैं, कंपनी के ही हैंडओवर पूरे देश को करना चाहते हैं। अभी विशाखापट्टनम में विशाखा स्टील प्लांट है, 25,000 एकड़ जमीन वहां के 6 गांव के किसानों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी, वो समुद्र के किनारे हैं। वहां पे उस पर आंदोलन चला, जब वो जमीन दे दी उस पर शिलान्यास होगा, काम कुछ चल गया, बाद में काम रुक गया। किसान ने आंदोलन किया, आंदोलन में 32 लोग वहां पे पुलिस फायरिंग में मारे गए। उसके बाद में वो प्लांट चला। आज उस प्लांट की कीमत 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। वो प्लांट अब बिकने जा रहा है, उसकी 11-12 हजार करोड़ रुपए से उसकी बोली शुरुआत, और ज्यादा 15,000 करोड़ रुपए में वो अडानी को चला जाएगा। ये भी कंफर्म है कि अडानी को जाएगा, उस पर काम शुरू हो गया। तो अडानी की तो कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। 3.5 लाख करोड़ रुपए की कीमत की जगह वो उसको 11,000 करोड़ रुपए में मिल जाएगी, तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। वो तो जितनी भारत की प्रॉपर्टियां हैं वो सब इनको जानी है, उनकी जितनी भी कीमत होगी वो बन जाएगी, तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनेगा। आप देखते रहो 3 साल में ये बन जाएगा। गुजरात जैसे स्टेट में, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे किसी पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पे पुलिस सरकार चलाती है। जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री शासन है, ऐसे ही गुजरात पुलिस स्टेट है। वहां पे 60 गांव की जमीन, जो आम की बहुत बढ़िया खेती करते थे लोग, उनकी जमीन अधिग्रहण की, और रिलायंस को पूरे 60 गांव के किसानों की जमीन दी। रिलायंस बॉम्बे में बैठ के गुजरात के गांव में खेती करेगा और प्रॉफिट में रहेगा। गुजरात का किसान अपने गांव में ही बैठ के खेती करता था अपने खेत में, वो नुकसान में था। तो ये जमीनें भी अब अधिग्रहण होगी, खेती के लिए जमीन भी अधिग्रहण होगी, जो ब्राजील का मॉडल है। ब्राजील में 10-10 लाख हेक्टेयर जमीन एक किसान के पास में है, उनके नाम किसान है, वे कंपनियां हैं। तो वही मॉडल देश में भी आने वाला है, सब प्रॉपर्टियां उनका जाएगी। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी, जो वहां पे अडानी एयरपोर्ट बना है, उसके पास की जो जमीन थी, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, 1 रुपया भी पूरे गांव की जमीन ली, और ये कह दिया कि 1942 में इस जमीन का अधिग्रहण हो गया था।
मतलब कोई 1942 में अंग्रेजी हुकूमत में किसी ने कोई जमीन किसान की कब्जा ली और वो किसान आज तक खेती कर रहा है उस पर, अब जमीन उनको आप दे दोगे, क्या दोगे जी 1942 में दे दी थी, किसी की हिम्मत थी कि जब देश आजाद नहीं था अंग्रेजों के सामने बोलने की? वो जमीन ले ली, 1 रुपया उसका मुआवजा नहीं दिया किसानों को। सब ऐसे ही देंगे। देश की जनता अगर सोचती रहेगी तो उनके घर बार सब अडानी के अंबानी के नाम हो जाएंगे एक दिन, ये हालात आएगी। कानून ही तो बनना है, एक कानून में संशोधन करेंगे कि जितनी भी प्रॉपर्टी है देश की इनके नाम कर दी और वो लीज उनके नाम हो जाएगी सारी, वो लीज पर दे देंगे, फिर ये कानून में आ जाएगा, संशोधन हो जाएगा। जी जयशंकर जी, लेकिन चौधरी साहब, हाँ चौधरी साहब, आप जो बात कर रहे हैं तो किसानों ने भी बड़े पैमाने पे अब की बार मोदी सरकार का समर्थन किया था, खासतौर से हरियाणा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने। हाँ किया। और तो अब उनको क्या लगता है, दूसरा ये कि जो लागत मूल्य की 1.5 गुना लागत दिलाने की बात कर रहे थे मोदी जी, या 2 गुनी कीमत दिलाने, आमदनी बढ़ाने की कीमत का बात कर रहे थे। अभी जैसे डीएपी का दाम बढ़ गया था, 500 रुपए बढ़ा दिया, फिर 500 रुपए उसकी सब्सिडी दे दिया उन्होंने, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? लागत बढ़ी है घटी है, कैसे हुआ है? और किसानों की आमदनी बढ़ी है घटी है? आमदनी कहां से बढ़ जाएगी जब लागत बढ़ रही है और फसलों के रेट नहीं बढ़ रहे, तो आमदनी कहां से बढ़ जाएगी? इन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको हम लागू करेंगे, C2+50 वाला फार्मूला लागू करेंगे, वो इन्होंने किया नहीं। अब हम इसी चीज के लिए तो बैठे यहाँ पे कि भाई सरकार हमारी बात सुने, जो हमारे मसले है उस पर बातचीत करे। अब बात तो सरकार से ही करनी पड़ेगी और सरकार है नहीं, सरकार बात नहीं कर सकती। आप लोग अपने जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करते हैं, जिसको आपने सांसद बनाया, जिसको आपने मंत्री बनाया, जिसको आपने विधायक बनाया, तो उनसे आप नहीं पूछते हैं कि भाई हम लोग यहाँ बैठे हुए धरने पे बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आप हमारी बात संसद में हमने तो पूछा उनसे, वे तो ये कहते हैं कि हम तो क्लास में स्टूडेंट हैं, वहां से ऑर्डर मिलता है, हम उस पर काम करते हैं। क्लास के स्टूडेंट की हिम्मत है कि टीचर का सब्जेक्ट चेंज करवा देगा? नहीं तो क्लास से बाहर तो हो सकता है ना, कक्षाओं का बहिष्कार तो कर सकता है ना, जिस तरह से जयप्रकाश आंदोलन में बिहार में, गुजरात में विधायकों से कहा गया कि भाई आपका जनादेश खत्म हो रहा, आप त्याग पत्र दो विधानसभा से, क्योंकि आप हमारी बात विधानसभा में नहीं कर पाते हो। तो ये बात कब किसान करेगा अपने जनप्रतिनिधि? आने वाले टाइम पे ये भी आएगा जी, ये मूवमेंट का हिस्सा बनेगा, ये भी आएगा, आने वाले टाइम की रणनीति रहेगी ये भी। और इनको तो जनता सबक सिखाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी पंचायती चुनाव हुए, पंचायत चुनाव में ये हुए कि 3050 सीटें वहां पे हैं और उसमें से ये 600 के आसपास जीते, 200 इन्होंने बेईमानी से जिता ली। तो इनका ये जनाधार रहेगा काम मुंह में, जनता अपने आप जवाब दे देगी इनको। और जो अभी भी ग्राम प्रधानों को काम नहीं करने दे रहे हैं, ग्राम प्रधानों को अभी भी काम नहीं करने दे रहे, चार्ज नहीं दिया जा रहा है। ये तो होगा ही, कौन काम करने दे? हाँ नहीं, अभी कहीं नहीं काम करने दिया जा रहा, वो तो उन्हीं के इशारे पे काम होता है सारा। और एक ये बड़े तरीके का एक प्रेशर में काम करना पड़ रहा है उनको, गांव प्रधानों को। और उनको अगर उनके सिस्टम में आ जाएंगे तो आप काम कर लो, उनके सिस्टम में नहीं आएगा, विपक्ष का होगा तो काम करेगा ही नहीं। एक सवाल और था मेरा, बस एक सवाल बस राजीव जी, आप लोगों ने कल जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सरकार से कहा है कि बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए, तो सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? एक बात। और दूसरा उसी का सप्लीमेंट्री ये है कि अभी तक जो 11 राउंड की बात हुई आप लोगों की, किसी भी एक राउंड में क्या ऐसा लगा कि सरकार कुछ पॉजिटिव अप्रोच बना रही है, क्या बात कुछ बन सकती है क्या? किसी एक राउंड में ऐसा कुछ लगा था क्या? नहीं लगा भी, वहां पे कुछ बात बन भी सकती है। देखो है क्या, अगर कोई भी मिनिस्टर वहां पे बात करने आवे, अगर उसको फुल फ्लैश पावर देकर आप भेजोगे तो समझौता हो जाएगा। वो वहां पे बात करके जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बात करेगा, फिर आने उसका जवाब देगा। तो अगर पंचायती आदमी या कोई भी आदमी होगा, वो किसी के बात कहकर फिर जवाब देगा तो वो काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये होगा कि
जो वहां पे बात करने आते थे वो चेहरा थे, उनके पीछे बात कहने वाले दूसरे कोई लोग हो रहे हैं। अगर किसी के कहने से आप बात करोगे तो फिर समझौता हो ही नहीं सकता। समझौता होता है कि टेबल पर बैठे और कुछ उधर सामान दे, कुछ उधर, समझौता हो जाएगा। अगर आप सवाल कर कर फिर सवाल का देने आप पूछ का होगा तो नकल होगी, तो नकल का तो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। उसका क्या इलाज है? उसकी तो सजा होती है ना, कि उसको तो क्लास से बाहर करा जाता है। अगर कोई नकल करता है तो उसको तो बाहर करा जाता है। ये तो नकल कर रहे हैं, इनके सवाल का उत्तर देने वाला कोई और है, वे उससे सवाल का उत्तर पूछते हैं, फिर आन क्या बताते हैं। फिर पास हो ही नहीं सकती इस तरह की सरकारें। जी जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, शायद आप कुछ पूछना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा है टिकैत साहब कि जैसे अभी इन्होंने, जयशंकर जी ने पूछा भी कि कल जो विज्ञप्ति जारी हुई है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, उस विज्ञप्ति पे कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? एक दूसरी बात, 28 जनवरी के बाद से आप लोगों ने लगातार महापंचायतें की हैं और उस पंचायत के दौरान ही चुनाव की भी घोषणा हुई थी और आप लोग वेस्ट बंगाल भी गए थे, पश्चिम बंगाल भी गए थे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं आई। आप लोगों की अपील भी यही थी कि जो इस सरकार को, केंद्र की सरकार को या बीजेपी को हराए उसको वोट दो। ये अपील आप लोगों की थी। पंचायतों का जो दौर चला उससे क्या आपका आंदोलन मजबूत हुआ है? ये एक सवाल। दूसरा, उसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं जो जयशंकर जी ने पूछा था कि कल जो विज्ञप्ति जारी हुई है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें हमारी बात आप मान लीजिए, हम लोग आपसे बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए तैयार हैं, आप समय दीजिए और इस महामारी को दूर करने में भी, और हम लोग सीधे सीधे घर जाएं और वहां भी जाकर के अपना काम करें, खेती बाड़ी करें, जो भी आप लोगों की विज्ञप्ति जैसी है उस आधार पे मैं बता रहा हूं। तो और गांव में जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको रोकने में भी हम मदद करें। तो पहला और दूसरा, इन दोनों सवालों में जवाब चाहता हूं। पहला ये है कि ये बहुत बार कहते थे कि प्रधानमंत्री एक फोन कॉल की दूरी पे है। बहुत लोग ये सवाल करते थे जी आप फोन कर लो, तो संयुक्त मोर्चे ने करा कि हमने चिट्ठी उनको लिखी कि हम पूर्ण रूप से बात को तैयार हैं, आप बात करो। दूसरा ये है कि हमने जितनी भी देश में पंचायतें करी, संयुक्त मोर्चे के लीडर सब जगह गए और उसका अच्छा रेस्पॉन्स मिला है पूरे देश से। पूरे देश की जनता का समर्थन मिला है, वो किसान हो, छात्र हो, व्यापारी हो, पत्रकार हो, पुलिस फोर्स के लोग हैं, मतलब सबका समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि आपका आंदोलन बहुत ठीक चल रहा है, ये देश का आंदोलन है, ये खाली किसान का आंदोलन नहीं है, ये देश में एक नई क्रांति लाएगा। और जिस तरह की तानाशाह सरकार हो रही है उसके मुकाबले आप ही उसका मुकाबला कर सकते हो, क्योंकि आप दिल्ली के नजदीक रहते हो। कर्नाटक का आदमी यहाँ पे आंदोलन करके सक्सेस नहीं हो सकता। यहाँ का सक्सेस आदमी वो होगा जो ट्रैक्टर से, अपने खेत से और दिल्ली का रास्ता जानता हो, वही आंदोलन यहाँ पे कर सकता हो। और अब की बार ये देश की आजादी के बाद में पहला ऐसा मौका मिला है कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के राउंड ऑफ के लोग दिल्ली के चारों तरफ आ गए हैं, अपने ट्रैक्टर संसाधन लेके आ गए हैं। उन्हें दिल्ली का रास्ता देख लिया, उसके ट्रैक्टर ने दिल्ली का रास्ता देख लिया। जो ट्रैक्टर उन्होंने 10 साल में बंद करने की घोषणा कर दी कि दिल्ली जो आसपास है यहाँ पे 10 साल पुराना ट्रैक्टर डीजल वाहन नहीं चलेगा, वो दिल्ली के दरवाजे पर खड़ा है, उसकी दीवार के पास में खड़ा हुआ है। वो था, वे दिल्ली में जो परेड करवाई ना, वही ट्रैक्टर था कि जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर था, दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे वही ट्रैक्टर हमने चला कर दिखाया है। 3.5 लाख ट्रैक्टर थे। तो ये सवाल है, हमने इसीलिए चिट्ठी लिखी और इसीलिए हमने पंचायतें करी कि पूरे देश का समर्थन मिला और बंगाल में पूर्ण रूप से जिस मकसद से किसान गया था उसमें कामयाबी मिली है। हम एक बात तो यहां साफ नजर आ रही है, जैसा आप कह रहे हैं कि इस सवाल से पहले जयशंकर जी के सवाल का जवाब देते हुए आपने बताया कि वहां जब बातचीत के लिए जाते थे और खासकर जो सरकार की तरफ से जो भी मंत्री आए, संतरी आए, जो लोग भी बैठते थे, इन लोगों को डिसीजन मेकर्स इनमें नहीं थे, डिसीजन मेकर्स कोई और था और इस कारण शायद जो वार्ता है वो बढ़ती चली गई। और अगर वही डिसीजन मेकर कोई रहता और जो बातचीत का दौर चल रहा था उसी में
इफ बट के साथ में जो भी है बातें शायद फाइनल हो सकती थी, लेकिन इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब आने वाले समय में आपकी कोई शर्त ऐसी होगी क्या राकेश जी कि जब बैठे तो कोई डिसीजन मेकर बैठे, या जो भी मतलब इस बात के साथ में बैठे कि हाँ वहां पे जब भी हम बैठेंगे ये नहीं कि फिर वार्ताओं का दौर चालू करें और उसके बाद में फिर वही होगा कि घर के अंदर जाएंगे, पूछेंगे, दूसरी बार आएंगे, फिर बोलेंगे नहीं जी ये बात तो ना आप मान रहे हैं ना हम मान रहे हैं, चलिए फिर से आगे बढ़ें। क्या कहेंगे? हमने अपनी तरफ से उनको ऑफर दे दिया। सरकारों को जब बात करनी होगी वे कंडीशन जो हमारी कंडीशन है बातचीत वहां से ही शुरू होगी जहां से छोटी थी। अगर वो इस चीज पर तैयार होंगे तो हमसे जरूर बात करेंगे, अगर वे तैयार नहीं होंगे तो उनको बात ही नहीं करेंगे। हमने अपनी तरफ से ऑफर दे दिया, जो देश की जनता हमको भी कहती थी बात नहीं करते, हमने चिट्ठी लिख दी हम बात करेंगे। अब अगर वे उन बातों पर तैयार होंगे तो बात कर लेंगे, नहीं तो पट्टे जहां 6 महीने हो गए किसान को, आने वाले टाइम पे हो रहेंगे ही किसान घर नहीं हो जाएगा वापसी, ये बदलते बदलते रहेंगे, अपना खेत का काम भी करेंगे और आंदोलन भी चलाएंगे। ये एक खेत का हिस्सा हो गया आंदोलन हमारे, यहां से वापसी नहीं जाएगा किसान। अमलेंदु जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी राकेश जी ने कहा कि मतलब हमारी जो शर्त है उस पर बातचीत होगी और आपकी शर्त ये है कि कानून वापस हो, इसके अलावा आपकी और कोई शर्त जो है मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि कोई और है। आपकी एक ही शर्त है कि ये तीनों कानून वापस हो। मान लीजिए कि सरकार आपके साथ बातचीत करने की टेबल पे आ जाती है और टेबल पे बातचीत के बाद आप जैसा कह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जो निर्णय लेने के लिए मतलब सक्षम हो। मान लीजिए प्रधानमंत्री स्वयं जो है, जैसा उन्होंने कहा कि वो फोन कॉल की दूरी पे है, हालांकि वो कितना दूरी पे है तो जनता जानती है, दिल्ली से कितना दूर है प्रधानमंत्री और आप भी जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 1% हम मान भी नहीं प्रधानमंत्री बैठ जाते हैं और उस वार्ता के बाद भी अगर यही नतीजा निकलता है कि सरकार कहती है कि हम ये कानून तो वापस नहीं लेंगे, उस स्थिति में फिर क्या होगा? और हम क्या घर जान लग रहे वापसी? हम ये किसने बताया दिया कि प्रधानमंत्री कह देगा हम घर चले जाएंगे? हम घर वापसी नहीं जाएंगे। हम कह रहे कि प्रधानमंत्री अगर कह दो तो सारा देश बेच देगा प्रधानमंत्री, तो हम नहीं जाएंगे, हमारी कंडीशन है ये। तो मुझे लगता है कि अब आंदोलन को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। मतलब मैं एक सुझाव नहीं दे रहा हूं, मेरी जो छोटी सी सोच है मुझे उससे लगता है कि मुझे लगता है कि इस समस्या की जड़ में शायद प्रधानमंत्री ज्यादा हैं, क्योंकि वही सरकार में सक्षम है कोई फैसला लेने के लिए। तो क्या ये आंदोलन प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की तरफ आगे बढ़ेगा क्या? ना, अभी इस तरफ तो नहीं गया। अच्छा, अभी नहीं गया उस तरफ। मतलब जैसे अभी हमने भारतीय जनता पार्टी, अभी हमने कानून वापसी की बात करी है। अभी देश में सत्ता वापसी का नारा नहीं लगा, अभी कानून नारा लगा है, सत्ता वापसी का नहीं अभी लगा। अच्छा, एक सवाल और। मान लीजिए सरकार जो है इसी तरीके से जुर्म बनाती रहती है, जो कि उसकी मंशा लग भी रही है कि वो इसी तरीके से करती रहेगी, और ये आंदोलन मान लीजिए 2024 तक खिंचता है कुल मिलाकर के आगे चल करके, और 2024 से एन पहले अगर सरकार कानून वापसी की घोषणा कर देती है या संसद में आकर के उसको वापस भी दे लेती है, तो उस समय आपका मतलब ये इफ एंड बट वाला सवाल है, लेकिन है सवाल, तो उस समय किसानों का राजनीतिक रुख क्या होगा 2024 में? और हम क्या कोई ज्योतिषी हैं आगे का हम बता देंगे? आगे का क्या होगा, हम क्या ज्योतिषी हैं? नहीं, आप जोशी तो नहीं, किसानों का रुख क्या होगा? आगे भाई जनता का क्या रुख होगा, जनता के रुख का हमें क्या पता भाई। अच्छा। देश की क्या हालात हुई है, अगर आपको नफा हुआ है तो आप बीजेपी को वोट दे दोगे, आपको प्रॉपर्टी में वैसे आपको लॉस हुआ है आप उसको वोट नहीं देंगे, तो जनता अपने आप तय कर लेगी किसको वोट देना किसको नहीं देना। देश में हॉस्पिटल बनने चाहिए थे या मंदिर पहले बनना चाहिए था? ये सवाल आपका वाजिब है, लेकिन आपको जो है इस सवाल पे भी लोग घेर चुके हैं। भाजपा का जो IT सेल है, ये आपने कह दिया था कि ये मंदिर वाले जो है, ये पुजारी जो है ये तो ये कहाँ चले जाते हैं,
हालांकि सवाल आपके जो है मुझे लगता है कि वो जायज है और जनता को इन सवालों पर सोचना चाहिए कि पहले मंदिर चाहिए कि पहले अस्पताल चाहिए। लेकिन ये सरकार तो जो है, आप जैसे प्रधानमंत्री कल रो दिए, थोड़ा सा कल रो दिए कि परसों रोए कुल मिला करके। अब किसानों के मसले पे अभी तक नहीं रोए हैं, तो आपको लगता है कि किसानों के मसले पे भी रोएंगे क्या? इतने किसान यहाँ पे मर गए, एक बार श्रद्धांजलि भी नहीं थी, 2 शब्द बोल देते कि जो किसान यहाँ पे 400 किसान शहीद हुए हैं, हमको दुख है उनका, एक बार भी नहीं कहा। तो ये तो झूठे रो रहे हैं, रोए नहीं है। इनको ना किसान से कोई मतलब है, इनको ये तो जमीन छीन के ये किसी को देकर कोई ना कोई इस तरह का बोल रहे होंगे, क्योंकि वोट इन्होंने दूसरे मकसद से ली और काम इन्होंने दूसरा जोड़ा। वोट तो भावनाओं में बहा के इन्होंने दूसरे धंधे पे वोट ले ली और काम ये दूसरा कर रहे। काम तो देश बेचने का कर रहे, सारी संस्थाएं बेच ली। यहाँ पे बहुत लोग ऑक्सीजन पे काम कर रहे थे जी। अगर कोई लोग काम कर रहे हैं तो उनको तो प्रोत्साहन देना चाहिए कि भाई आप लोग काम कर रहे हैं और आपको हम वो देते हैं, आप बताओ क्या सहयोग कर रहे हैं। पहले जो वो स्कूल में नहीं होते थे, श्रमदान हम करते थे, एस्पोर्ट वो ट्रेनिंग उसकी होती थी, गाड़ी NSS की होती थी, स्काउट गाइड। और आज अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ FIR करते हैं। यहाँ पे गाजियाबाद में सरदार लोग थे, वो इंटरनेशनल खालसा एड वाले थे, वे 2 सिलेंडर हर रोज लोगों को देते थे। उन्होंने करीब 6000 लोगों की जान बचाई ऑक्सीजन देके। हमने मुजफ्फरनगर में सिलेंडर भेजे, गांव में बहुत बुरी हालत थी सिचोली में, हमने वहां 9 सिलेंडर भेजे, उनसे करीब वहां 100 लोगों की जान बची। वहां पे DM और अधिकारी सब फिर गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर कहा कि जो ये पैटर्न आपका है हम इसी को अडेप्ट करेंगे और इस पे काम शुरू करेंगे। हमने उनको कहा कि आप गांव में ऑक्सीजन हॉस्पिटल बना दो, जो गांव से भीड़ ऑक्सीजन के लिए शहर में जाती है वो मरने से बच जाएगी। और हालात बहुत खराब थे, लोगों को ऑक्सीजन के बगैर जान के मारे गए। इनके हॉस्पिटलों की जांच होनी चाहिए। हमारी बहन एक हॉस्पिटल में थी, उसको सिलेंडर छोटे वाला भाई था वो लेकर चला गया, उसने कहा कि हमारा अपना सिलेंडर लगा दो। लेकिन बहुत आदमी वहां पे ये थे कि उनके पास में सिलेंडर नहीं थे, वे सरकारी सिलेंडर पर थे, वहां पे सरकारी सिलेंडर पर वहां पे थे तो ऑक्सीजन भी बंद कर देते थे। हमने तो निगाह रखी तो कह के हम और की व्यवस्था नहीं कर पाए सिलेंडर की। हम तो रात को वहां से बड़े वाली बहन थी उसको ले आए और उसने खुद बताया कि ऑक्सीजन वे बंद करते थे और ज्यादातर डेथ रात को होती थी। ऑक्सीजन प्लांट को बंद करते थे या ऑक्सीजन उनकी खत्म होती थी और लोग थोड़ी सी देर में लोग मर जाते थे। भैया हॉस्पिटल वालों की भी जांच होनी चाहिए इनकी पूरी। जब तक सरकारी हॉस्पिटल हमारे कामयाब नहीं होंगे, जो गांव-गांव में हमारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं वे कामयाब नहीं होंगी। जब तक दवाइयों पे इन पे काम नहीं होगा, सरकारी जो हॉस्पिटल है इन पर काम नहीं होगा और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इन पर निगरानी कमेटी नहीं रहेगी, जब तक काम चलने वाला नहीं है। सारे सवाल है हमारे, इनका जैसे आपने भी बीच में जी आपने भी जैसे बीच में बातचीत में कहा था कि जब तक अंबानी और मतलब अडानी का नुकसान नहीं होगा तब तक ये सरकार मतलब मानेगी नहीं एक तरीके से। तो मतलब अडानी का नुकसान अब कैसे होगा? अडानी का नुकसान ये होगा कि भाई एक कानून वापसी ले लो, उनके गोदाम खड़े के खड़े रह जाएंगे। अब तो ये सब गोदाम जो थे FCI के लिए गोदाम भी उन्हीं को दे दिए देश के, ये देने लग रहे हैं सारे। भाई ये था कि अडानी का नुकसान का मतलब ये है कि अडानी एशिया में नंबर 1 पर आ रहा है। भाई नंबर 1 को तो आ जाएगा, जब प्रॉपर्टी सब उसके नाम कर दोगे तो आ जाएगा वो। अब तो नहीं है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा व्यापारी है तो पूरी दुनिया में नंबर 1 और नंबर 2 पर चल रहा है। सरकार अगर इसको सपोर्ट करे, भाई वो फार्मूला दूसरे भी व्यापारी हैं देश के, उनको भी बता दो फार्मूला। जब कर्जा माफ लेकर इनकी जांच हो जाए, भाई किस किस ने कंपनी बना के 1 साल में कंपनी बनाकर 1000 करोड़ रुपए का लोन किस किस का माफ हुआ, ये जैन कंपनी किसकी है, किसके लड़के की है, कौन उसमें बैठा हुआ है, आज कौन मंत्रालय में है, और 1 साल में कंपनी को 1000 करोड़ रुपया दिया
कंपनी नुकसान में गई, 1,000 करोड़ रुपया उसका माफ हो गया। तो इनकी जांच हो जाए एक बार सबकी। बिल्कुल सही। राकेश जी, एक सवाल अमलेंदु जी आऊंगा आपके पास, लेकिन एक सवाल करना चाहता हूं। खासकर किसान आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, आप याद कीजिए उस समय हम लोगों से जब भी हम लोग बात करते थे बाहर, एक बात ये आती थी कि जो 3 बॉर्डर खासकर हैं जहां पर किसान सबसे ज्यादा आंदोलित थे, टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, तो उसमें गाजीपुर बॉर्डर को काफी कमजोर माना जाता था और आपको लेकर के कुछ बातें ऐसी भी होती थी कि कभी भी उठ करके भारतीय किसान यूनियन जो है उठ करके चला जाएगा। लेकिन 26 तारीख की घटना के बाद और 28 तारीख को आपके रुख के बाद, आपके आंसुओं और भावुक पल के बाद से बिल्कुल ही पूरा का पूरा सीन जो है वो चेंज हो गया। ये सब हम सब ने देखा। अब सवाल ये है कि इस दौर में, जबकि 26 तारीख या 28 तारीख से लेकर के आज जब हम 22 तारीख को 22 मई को बात कर रहे हैं, इस 4 महीने 5 महीने में जो कुछ भी बदला है उसमें एक बातें साफ नजर आ रही हैं जो कल से सुर्खियों में है कि आपको कुछ धमकियां भी मिल रही हैं, फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी कुछ मैसेजेस ऐसे आए हैं, आपने शायद एफआईआर भी दर्ज करवाया है। तो क्या एक कमजोर कड़ी के रूप में आपको देखा जाता था पहले, और अब जब आप मजबूत हुए हैं तो फिर अब धमकियों चमकियों से आपको कहीं किनारे करने की कोशिश भी हो रही है क्या? धमकियों से कोई टिकट परिवार तो होने का नहीं पड़े। यहाँ तो परिवार की 1200 साल की हिस्ट्री है। हम धमकियों से क्या पे, मौत से ज्यादा तो कुछ है नहीं, इससे भी ज्यादा कोई रास्ता है। हम जेल से नहीं डरते, प्रॉपर्टी से नहीं डरते। आर्थिक नुकसान जो कुछ होगा, कुछ तो डीएम के खाते में जमीन जा रही, कुछ और जिसको लेना हो वो ले लो। हम किसान को छोड़कर नहीं जाएंगे ना, हम धमकी से डरने वाले। और हमको पता है शांति के पुजारी महात्मा गांधी थे, गोली का शिकार हुए, जिसने गोली मारी उसकी ये पूजा करते हैं। तो है इनके पास में गुंडा तत्व भी, लेकिन उससे डर के हम कोई घर जाने वाले नहीं है। हम किसान को छोड़ के जाएंगे नहीं, हमारा गोली मारो, ये हमारा डंडे मारो, हमारा कुछ भी करें, हम जाने वाले हैं नहीं। जब तक ये मसला समाधान नहीं होगा हम यहां से जाने वाले नहीं है। जी, एक सवाल और आज है। भी आई, जी आप कुछ आज भी आया, बिहार से आया था फोन, बिहार से बताया उसने कि बिहार से बोल रहा आज फिर एफआईआर करवाऊंगा एक और। अब फोन पे वीडियो और लगवाई जिससे वो टेप हो जाते हैं और वो रिकॉर्डिंग होगी पूरी, और रिकॉर्डिंग होने के बाद में अब फिर एसएचओ को बुलाऊंगा, उसको दूंगा एक एफआईआर आज और होगी। अब प्रशासन को देखते हैं कि इस पर काम करता है या नहीं करता है। अब आगे मतलब आपका काम है प्रशासन तक देना, प्रशासन का काम है इस पे काम करे ना करे ये उनके हवाले, लेकिन आपने अपना काम कर दिया है और आप कर रहे हैं, सतर्क हैं आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसान मतलब गांव और गांव की ओर आप लोग, और गांव से में पैर आपके जमे हुए हैं, आप सबके किसान, न सिर्फ राकेश टिकैत जी बल्कि तमाम किसान जितने भी हैं सब। और इस कोरोना काल में खासकर उत्तर प्रदेश की एक दूसरी तस्वीर नजर आई है राकेश जी, जिसमें गंगा नदी में तैरती हुई लाशें, उसके अलावा गंगा के किनारे दफन लाशें, ये सब भी बहुत सुर्खियों में पिछले दिनों रही हैं। एक सवाल मैं जानना चाहता हूं आपसे कि तस्वीरें कुछ और कहती हैं, आंकड़े कुछ और कहते हैं, और जब इस पर बात होती है तो उस पर कुछ कार्रवाइयां भी हो जाती हैं। आप लोग चूंकि गांव से जुड़े हुए हैं, हकीकत क्या है थोड़ा कोरोना महामारी को लेकर के मैं जानना चाहूंगा आपसे। गांव से आपके पास क्या खबरें आती हैं और ये जो तस्वीरें हैं उसमें कितनी सच्चाई है? आंकड़े कम दिखाते हैं, डेथ तो बहुत है गांव में, सरकार अब दिखाती नहीं। अगर हॉस्पिटल में भी डेथ हो रही तो लिखत पढ़त में नहीं आएगी। लोग गए उसको अपना भाई कोरोना से उससे है अपना दाह संस्कार लोग कर देते हैं, क्योंकि अब ज्यादा लोग उसमें भीड़ भी इकट्ठी नहीं होती, अपना परिवार के लोग गए अपना दाह संस्कार कर दिया, ये है। और डेथ तो हो रही, अब पिछले करीब 10 दिन से डेथ रेशो कम है, अब घट गया है, पहले बीच में बहुत थी। और ऑक्सीजन की किल्लत से करीब 60% डेथ ऑक्सीजन ना मिलने से हुई है। और सरकारों को फिर चिट्ठी लिखी, उत्तर प्रदेश सरकार में लिखी चिट्ठी, और उनको बता के आप ऑक्सीजन के हॉस्पिटल आप बनाओ। मुख्यमंत्री ने दौरे करे,
उन्होंने फिर ऑक्सीजन के प्लांट पे सरकारों ने कहा कि हम प्लांट लगाएंगे, अब कब चालू होंगे? अब नहीं होंगे। तो आम जनता जब सक्रिय हुई और आंदोलन हुए, लोगों ने चिट्ठियां लिखी, आंदोलन करे, ऑक्सीजन की हाहाकार मची, तो उस टाइम पे शायद ऑक्सीजन का कुछ कोटा बढ़ा होगा। सब जगह ऑक्सीजन अब मिल रही है, कुछ ठीक मिल रही, और अब कुछ जो वो थी अब घटा है, उसकी दरें जो गए हैं वो घट गई है। अब डेथ कम हो रही है। कि आप लोगों को जैसा बता रहा हूं, और सब जानते ही हैं कि गांव गांव तक आप लोगों की पहुंच है, पकड़ है, मजबूती है। इसमें गांव में जब अभी ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, महामारी है, और इसके अलावा ब्लैक फंगस नाम की एक नई महामारी भी आ गई है, जिसको लेकर भी सरकार सचेत है और अलग अलग बातें भी चल रही हैं। उसकी दवाइयों को लेकर भी चर्चा चल रही है, सब तमाम बातें हैं। आप अपने आंदोलन के जरिए, आप जिस प्रकार इकट्ठा हैं, आप लोगों की बातें एक बहुत दूर तक सुनी जाती हैं। राकेश जी, क्या इस महामारी को खत्म करने में एक स्वयं सेवक की तरह कोई भूमिका अदा करने पे भी आप लोग विचार कर रहे हैं क्या? क्योंकि एक लंबी चौड़ी जो फहरिस्त हो सकती है आप लोगों की, जो इस महामारी में कुछ मदद कर पाए। मैं मेडिकल मदद की बात नहीं कर रहा हूं, एक मानवीय मदद की बात कर रहा हूं। क्या इस पर भी कभी आप लोगों ने पिछले 3-4 महीनों में विचार किया? नहीं, काम कर रहे हैं हम तो पिछले साल से। हम सैनिटाइजर करवाते हैं। गांव में ट्रैक्टर है हमारे पास में, बहुत गांवों में, उसमें जो दवाई मिलती है तो ज्यादातर गांव के लोग ही अपने आप पूरे गांव को सैनिटाइजर कर लेते हैं। किसी को भी कहीं से दवाई मिली, वो हॉस्पिटल से मिली, उसने खरीद दी, उसने किसी ने डोनेट कर दी, किसी का कोई जानने वाला है तो ले आएगा और दवाई को बांट देगा। अपने गांव में बांटेगा, दूसरे में बांटेगा, एक दूसरे को देते हैं। सैनिटाइजर बांटते हैं लोग, उसके छिड़काव करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो गांव के लोग सब करते हैं। और हमारी भी ये है कि भाई करें। हमने तो बहुत ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे वो हमने दिए, हमने गांव में भिजवाए। करीब वहां 10-15 आसपास के जितने भी गांव थे उसमें से बहुत मरीज जो कि जान बची, करीब 100 मरीज हमने बचाए अब उस क्षेत्र में। और फिर सरकार को लिखा कि आप इस तरह का काम करें, क्योंकि सरकार ही काम कर सकती थी। अगर किसी के पास में 8-10 सिलेंडर है तो उसको बंद कर देती थी गवर्नमेंट, कह देगा ये सिलेंडर को ब्लैक कर रहा। लेकिन बहुत स्वयंसेवी संगठन सामने आए, सरकार को कहा कि आप इनको सिलेंडर दो, ये काम कर रहे हैं। तो बहुत लोग इस काम में लगे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन से जो भी सरकारों को इस उसमें मदद चाहिए, कितने लोग चाहिए, हम सब देने को तैयार हैं। आप हमको दवाई दिलवाओ, हम दवाई बंटवाएंगे। सैनिटाइजर दे दो, उसको छिड़काव करवाएंगे। हम अपने आप भी करते हैं और सब लोग गांव के लगे रहते हैं। मास्क का इस्तेमाल करते हैं पूरे गांव के लोग, अपना सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल वो करते हैं और पूरे जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका पालन करते हैं। जी, हमारे साथ हमारे दोनों साथी बने हुए हैं, जरा स्क्रीन पे ले आइए हमारे दोनों साथियों को। जयशंकर जी कोई सवाल पूछना चाहेंगे राकेश जी से? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर में जो कब तक चल पाएगा, कब तक चलेगा। देखिए, किसान आंदोलन को बांटने के लिए कोशिशें हुई। कभी कहा गया कि साहब इसमें खालिस्तानी आ गए हैं, कभी कह दिया कि पाकिस्तानी आ गए हैं, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने की कोशिश हुई। तो ये सब जो ताल तिकड़म जो गवर्नमेंट सरकार की जो चलती रही, या जिस तरह से 26 जनवरी की घटना को प्रचारित या प्रसारित किया गया, उसको देखते हुए अब आपको क्या लगता है कि सरकार क्या आपकी बातें सुनेगी? और एक सवाल और है कि 2024 की बात तो बाद में हम करेंगे, 2022 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव होगा। उसमें अगर तब तक किसानों की बातें नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, तो इसका क्या असर पड़ेगा? इसका 2022 में असर ये पड़ेगा कि अगर इन्होंने बात नहीं सुनी गई तो ये हारेगी, सरकार नहीं बनती इनकी। जनता नाराज है इनसे। हम अपनी मीटिंगें करेंगे, हम तो जैसे कोरोना काल खत्म हो जाएगा हम तो मीटिंगें करेंगे, अपनी जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे, आंदोलन से जनता को जोड़ेंगे। और आंदोलन हमारे हाथ में नहीं है कि हम आंदोलन को खत्म कर देंगे। ये देश की जनता का रखवाया हुआ आंदोलन है ना। राकेश टिकैत चाहे कि मैं खत्म कर दूं तो आपको खत्म करना भाई मुझे नहीं यार, तो छोड़ कर चले जाओ अपने आंदोलन। बहुत लोग आंदोलन छोड़ कर चले गए, मैं भी चले जाऊंगा छोड़ के। दूसरे आदमी को किसी को नहीं लगता कि आंदोलन ठीक, न छोड़ कर चले जाओ। ये आंदोलन जनता की प्रॉपर्टी है,
किसी व्यक्ति की वो नहीं है। ये आंदोलन जनता का है। जब तक इसका समाधान नहीं होगा, ये वैचारिक क्रांति है, और वैचारिक क्रांति किसी एक आदमी से नहीं चलती, वो विचार के परिवर्तन से ही खत्म होगी। वो वैसे खत्म नहीं हो सकती, ना वो बंदूक से खत्म होगी, ना डंडे से खत्म होगी, ना एक आदमी से खत्म होगी। राकेश टिकैत भी कुछ नहीं इसमें, ना इसमें और लोग कुछ हैं। इसमें 40 लोग, देश की जनता ने 40 लोगों को एक चुना है, उनकी जिम्मेदारी है। उसमें से कोई जाना चाहता है कि मेरी समझ में नहीं आया, इसने एक बयान दिया कि अब खत्म कर देना चाहिए, जिसने बयान दिया वो अपना बाहर चले जाए भाई निकल के। मेजोरिटी के आधार पे है कि 40 में से एक जाना चाहता है, कोई चला जाए। 550 लोगों का संगठन ये है। नहीं, आपके कहने का मतलब ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार ने किसानों की बातों को नहीं सुना या उनकी मांगों को नहीं माना, तो यह किसान आंदोलन जन आंदोलन का रूप भी ले सकता है। बिल्कुल लेगा, जन आंदोलन का रूप ही लेगा। इसमें बेरोजगार नौजवान, इसमें नौकरी से जिसकी नौकरियां चली गई हैं वो लोग, जो महंगाई भ्रष्टाचार से त्रस्त है, ये सारे लोग, इसका मतलब कि एक जन आंदोलन का रूप लेगा, उसमें सारे लोग शामिल होते जाएंगे और व्यक्ति का नहीं, अभी जनता का आंदोलन बन गया। जी, जनता का आंदोलन है जी ये। भाई कोई इसमें से हटना चाह तो उसका क्या ये आंदोलन है, हटना चाह हट जा। बहुत लोग हट के, आंदोलन तो खत्म नहीं हुआ। 27 तारीख में 4 संगठन यहां से गए हैं छोड़ के। 28 तारीख में भी एक, 27 तारीख में छोड़ कर चला गया। 3-4 मोर्चे ने तोड़ दिए 27 तारीख में, तो तोड़ दिए। कोई ये थोड़ा होगा कि देश में पलटकर ये आंदोलन खत्म हो गया। ये एक वैचारिक क्रांति है, और जो भी क्रांति विचार से उत्पन्न हुई है वो विचार से ही खत्म होगी, वो बंदूक और डंडे से खत्म नहीं होगी। ये वैचारिक क्रांति है, विचार से ही खत्म होगी। जाति धर्म के आधार पर भी नहीं तोड़ पाएंगे इसको। यहां पे जाति किसी की है ही नहीं जी, ये तो किसान आंदोलन है। इसमें तो सब लोग रहते हैं। इसमें सिर्फ जाट किसान है, इसमें पाकिस्तानी है, इसमें खालिस्तानी है, ये जो कहा जाता है। ये अरे यहाँ पे और लोग भी बैठे यही है आंदोलन में, आप ढूंढ लोगे तो सब है। तो देश के किसानों का आंदोलन है, कोई जातियों का तो आंदोलन है नहीं। और इस तरह के एलिगेशन लगाएंगे जब भी तो उनको दर्द होगा ना किसान को। जो प्रतिबंधित नाम थे देश में, उसको कहा जाएगा कि पाकिस्तानी खालिस्तानी बताया जाएगा देश के किसानों को, तो ये किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। अमलेंदु जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? अमलेंदु जी की आवाज नहीं आ रही जी। और आपने वहां आपने कहा, मतलब ममता बनर्जी को शायद झांसी की रानी बताया था, और फिर किसानों की नैतिक जीत भी बताया आपने ममता बनर्जी की जीत को। जाहिर सी बात है कि आप वहां गए, उसका किसानों पर असर भी पड़ा होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल पहले से किसान आंदोलन की धरती है। मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल ये है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का जो अगला चुनाव आता है, जो अब नजदीक है, और जो आज की परिस्थितियां, मुझे नहीं लगता है कि सरकार कानून को वापस लेगी। हो सकता है सद्बुद्धि आ जाए वापस ले लो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वापस लेगी। ऐसी स्थिति में क्या उत्तर प्रदेश में भी आप किसी को झांसी की रानी या महाराणा प्रताप कुछ बताएंगे? जी दोबारा शायद एक बार रिपीट कीजिए, राकेश जी थोड़ा डिस्टर्ब थे। नहीं, बताओ जी। मैं यही पूछ रहा था कि आप पश्चिम बंगाल गए थे और आपने वहां की जो ममता बनर्जी की जीत हुई, आपने उसको किसानों की नैतिक जीत भी बताया, और जब आप गए वहां किसानों से बात करने के लिए नंदीग्राम में, तो आपने जो खबरें आई थी वो ये थी कि आपने ममता बनर्जी को झांसी की रानी बताया। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, और मुझे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मतलब तब तक सरकार जो है ये कानून वापस लेगी। सद्बुद्धि आ जाए सरकार को, वो अलग बात है कि ले ले वापस, लेकिन मुझे लगता नहीं है इतनी जल्दी सद्बुद्धि आने वाली है। ये चुनाव तक वापस नहीं लेंगे। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में भी आप अपील करेंगे भाजपा को हराओ, लेकिन यहां भी किसी को झांसी की रानी या महाराणा प्रताप कुछ बताएंगे, या केवल इतना ही अपील करेंगे कि भाजपा को हराओ?
हम तो अपनी मीटिंग करेंगे, जो यहाँ पे आंदोलन चल रहा है इसके बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में जाएंगे, गन्ना किसान के बारे में बात करेंगे, आलू के किसान के बारे में बात करेंगे, गेहूं के धान की बात करेंगे, सारी बातचीत होगी। आने दो एक बार इलेक्शन, ये कोरोना काल कोरोना दो, जिस तरह के मुद्दे होंगे वो सारी चीजें बात करेंगे जनता के बीच में। बिजली का रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा है, वो बात करेंगे। जो किसानों का नुकसान हो रहा है उसकी बात करेंगे, सारी चीजों की बात होगी। जब किसी से लड़ाई हो जा तो लड़ाई में कौन किसके लड्डू रसगुल्ले लेके जा रहा, लड़ाई में तो जो उसकी कमी हो वो बताई जा। लड्डू तो कोई नहीं बांटता कि मेरी तेरी लड़ाई होगी, लड्डू खाओ जी, लड्डू तो खुशी में बांटते हैं जी। अच्छा, लगातार हमारे साथ अमलेंदु जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, पर एक सवाल और पूछ लूं कि असम और केरल में भी चुनाव थे, जिसमें बंगाल में चुनाव थे। हाँ जी। तो असम और केरल का कार्यक्रम बन पाया आपका क्या किसी तरीके से, या वहां कुछ स्थिति नहीं थी? ना बन नहीं पाया, वहां से फोन तो आए, लेकिन बहुत जल्दी में सारे प्रोग्राम थे और सबकी ये है कि बंगाल बंगाल हुआ सबके उसमें। मगर भाई बंगाल को ही देख लो, हम भी 3 बार जाना पड़ा बंगाल में हमें भी, तो वहां नहीं, दूसरी जगह नहीं जा पाए हम कहीं। जी। तो लगातार हमारे साथ बने रहे राकेश टिकैत जी, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं। और लगातार आप जान रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश भर के किसान संगठन जो हैं वो एकजुट हैं और 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए अपनी मांग जो है वो रखे हुए हैं। और खासकर दिल्ली के बॉर्डर पर 26 नवंबर के वक्त जब आए थे, 25 और 26 नवंबर को, और उसके बाद से लगातार डटे हुए हैं अलग अलग बॉर्डर पर, जिसमें खास 3 बॉर्डर हैं। गाजीपुर बॉर्डर, जहां खुद जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं राकेश टिकैत, उसके अलावा सिंगू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और भी कई बॉर्डर्स पे, और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में महापंचायतें भी कर रहे हैं। और खासकर 26 जनवरी की घटना जो घटी थी दिल्ली में, उसके बाद से राकेश टिकैत इस किसान आंदोलन के एक बहुत ही मजबूत नेता के रूप में उभर करके सामने आए। और अब 26 मई को हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। और इन 6 महीने पूरे होने के वक्त पर किसान आंदोलन, खासकर जो किसान मोर्चा है पूरा, वो काला दिवस मनाने का यहां पर इन लोगों ने निर्णय लिया है और उसके साथ साथ सरकार को घेरने का निर्णय है। और इसके अलावा जैसा भी बता रहे हैं राकेश जी कि ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। कोरोना महामारी के बाद से जब परिस्थितियां थोड़ी सी सुधरेंगी तो ये लोग आपसी मीटिंग के बाद निर्णय करेंगे कि आगे कैसे क्या करना है। लेकिन इस वक्त जिन परिस्थितियों में सब कुछ चल रहा है, उन परिस्थितियों में भी खासकर कोरोना से निपटने में जो लोग इससे पीड़ित हैं उनको मदद पहुंचाने में ये लोग काफी मदद कर रहे हैं अपने अपने ढंग से। वो तमाम बातें अभी राकेश जी ने बताई। उसके अलावा ये राकेश जी का यह भी कहना है कि आने वाले समय में अगर सरकार चाहेगी बात करना, हम बात करने के लिए तैयार हैं। और खासकर इन्होंने अपने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कल एक चिट्ठी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सरकार के नाम से भेजा है। उस चिट्ठी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जवाब का इन्हें इंतजार है। इस बीच राकेश टिकैत को लगातार अलग अलग जगह से धमकियां भी मिल रही हैं, उससे भी लोग दो चार हो रहे हैं और ये भी अपनी बातें, अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहे। और बहुत सारे साथी लगातार सवाल कर रहे हैं, मैं उन सवालों को नहीं ले पाया राकेश जी, क्योंकि कार्यक्रम और बहुत बड़ा हो जाएगा कभी और दूसरे दिन। लेकिन बहुत सारे लोग आपकी तारीफ, आपके उसमें अलग अलग विचार रख रहे हैं, उन विचारों को पे कभी चर्चा करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद कई लोग कह रहे हैं, महादेव धेनवाल हैं, फिर नदीम अहमद हैं, असलम चिश्ती हैं, दीपक वाजपेयी हैं, मनसुख भाई सिंजालिया हैं, तमाम बहुत सारे लोग लगातार जुड़े रहे, लगातार आपकी बातें सुनते रहे, आपके विचार। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद ये भी लिख रहे हैं। सांसा पटेल हैं, किसान एकता जिंदाबाद कह रहे हैं। मोहम्मद सलीम है, मोदी जी की आंसू झूठी है। आंसू भी बहुत ज्यादा चर्चा में है आजकल। एक आंसू आपके भी थे जिसपे हमने प्रोग्राम किया था कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। लेकिन ये जो कल के आंसू जो हम लोगों ने देखे, उस पे एक अलग तरह से क्रोकोडाइल आंसू और बहुत सारी बातें होती रही। लेकिन खैर, अब प्रोग्राम को दोस्तों समाप्त करने का वक्त हो गया है। राकेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जी, आप कुछ बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा कि 26 तारीख हर महीने आती है
और देश में ट्रैक्टर भी वही है, और 26 तारीख भी हर महीने आती है। सरकार काल खोल कर सुन ले, वो कॉल कभी भी हो सकती है, ये सरकार ध्यान में रख ले। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक चुनौती कहें, एक अपनी अपील कहें, जो भी कह लें ना सरकार के लिए। अपील नहीं, अपील कहीं से करें? देश को बेचने वाले से अपील नहीं, अपील तो महात्माओं से तो होती है, अपील नहीं। ये तो धोखेबाज है, इनको चुनौती, अपील नहीं। मुकाबला होगा, अपील नहीं होने की। बिल्कुल। तो जैसा आप जानते हैं कि बॉर्डर्स को जैसे सील किया गया था, वो तस्वीरें भी दोस्तों हम लोग आप तक पहुंचाए थे। और खासकर हर बॉर्डर को देख लीजिए, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, बॉर्डर्स को जिस प्रकार बिल्कुल लग रहा था जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। और उस बॉर्डर पे भी जाकर के वहीं किनारे बैठ करके राकेश जी ने खाना भी खाया था, मुझे वो तस्वीर भी याद है। और बड़ी बड़ी टोलियां बनवा ली हमने। हम यहाँ पे बैठे, मकान है अपना जहां पर हम बैठे, सिंगू बॉर्डर का, ये इसका गाजीपुर का, ये अपना रूम है जी। हाँ पीछे, एक मिनट में दिखा दूं आपको, ये रूम है सब अपना। और ये बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली है, उसमें बना रखा, वही बैठे हुए हैं ये सब लोग हैं। दूसरा इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। ये ट्रैक्टर है अपना 27 फीट, और ये करीब 10-11 फुट चौड़ाई इसकी वो है। अपना रूम है ये पूरा का पूरा, यहाँ पे इसी में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं आपको, यहीं सोते हैं, यहीं रहते हैं। बहुत बढ़िया। पीछे एसी भी दिखाई दे रहा है, मतलब पूरी व्यवस्था। ये एसी क्यों नहीं लगाएगा? किसान एसी भी लगाएगा। वो नहीं, अब कहा के पहले हल जोतते किसान का निशान आता था, अब नहीं, अब 4x4 ट्रैक्टर का निशान आएगा। एसी भी लगेगा, ये गद्दे भी, कंबल भी, ये सब चीज है। ये रूम की जो वो है, जो बना रखा है, ये टोला है 27 फीट लंबा, और इसकी 10 फीट चौड़ाई है, 11 फीट। इसी में रहते हैं ये। यहाँ सोफे लग रहे हैं, ऐसे नहीं, सोफे भी हैं ये सोफे हैं यहाँ पे। मतलब ये आपकी मजबूती को बयां कर रहा है कि किसान आंदोलन कितना मजबूत हो चुका है। और इस आंदोलन से अगर कोई टकराने की कोशिश करेगा तो इस मजबूती से पहले टकराए, उसके बाद आकर किसानों से टकराए। और ये साफ न सिर्फ रहने सोने की व्यवस्था, बल्कि तमाम व्यवस्थाएं करके और पूरी तैयारियों के साथ किसान यहां जुटे हुए हैं। ये दोस्तों इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हैं राकेश टिकैत, और वहीं से जुड़े हुए हैं। और ये अभी तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीर वही है कि यहां पर क्या कुछ तैयारियां इनकी हैं, उन तैयारियों को इन्होंने दिखाया है। और यही बता रहे हैं राकेश टिकैत। और खासकर अब दूसरी जगह पे आ गए हैं और ये दिखा रहे हैं कि यहां ये शायद ये देखिए एसी के बगल में और बढ़िया बैठे हुए हैं। और यही सारी व्यवस्थाएं, और ये देखने समझने की जरूरत है खासकर सरकार को कि आखिर इस मजबूती और के साथ में जिस चुनौती की बात राकेश जी कह रहे हैं, कि इस चुनौती को सरकार समझे कि आखिर ये चुनौती क्यों दी जा रही है। क्योंकि ये एक तंबू लगा करके चुपचाप 2, 4, 10 लोग बैठे हुए यहां नजर नहीं आएंगे दोस्तों। यहां बहुत लोग हैं जो बहुत मजबूती के साथ हैं। राकेश जी कुछ बोलना चाहेंगे? और मैं कह रहा कि अब मैं बेडरूम में आ गया अपने, यहाँ पर इस तरह के यहाँ पे टेंट और वो लगे हुए हैं। सबको कह दिया कि ट्रैक्टर पे अपने घर बनाओ अब, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नुकसान होता था बारिश से, उससे। अब ट्रैक्टर के ऊपर घर बनने शुरू हो गए। यहाँ पे बड़े बड़े वेल्डिंग होते हैं, इस पे ऊपर टीन सेट डल रही है, क्योंकि बरसात का होगा, हो सकता है कि आंदोलन कई साल चले, ये नहीं कह सकते। तो अब आप 10 दिन में देखोगे यहाँ बहुत ट्रैक्टर टोलियां, इस तरह के घर बहुत यहाँ पे बन जाएंगे। अब ये नीचे को पानी इसके घूम जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, गिल्ला नहीं होने का, गद्दे लग रहे हैं, वे हैं अपना घर जैसा, जैसे रूम होता है घर का, इस तरह का एहसास यहाँ पे है। अपना लेटो, इसमें करीब 10 लोगों का रुकने की व्यवस्था है। लेकिन हम कोविड के उससे हम इसमें अकेले रहते हैं, अलग अलग सब लोग रहेंगे, कोई 2 रहेगा, कोई 3 रहेगा। हमारे जो गनर स्टाफ है वे बराबर में दूसरी साइड में। अपने बनाओ भाई,
यहाँ जो पुलिस के लोग रहते हैं उनके भी बना के देते हैं, हम अपने बनाओ उसमें रहो वहां पे। तो ये सारी व्यवस्था है और ये आनकर देखना चाहिए सबको, ये एक जन क्रांति है। इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत रही है आंदोलन का शांतिपूर्ण, अहिंसक और अनुशासित होना। तो क्या भविष्य में भी इसे आप लोग सुनिश्चित करेंगे? पूर्ण रूप से। हमारा हिंसक आंदोलन होता ही नहीं कभी, हम तो शांतिपूर्ण, शांति के पुजारी हैं और शांति से ही आंदोलन रहेगा। देश की जनता से भी, आप सब लोगों से भी हमारा आंदोलन हिंसक नहीं होगा कभी भी, हम शांति से रहेंगे। जी, तो एक शांतिपूर्ण, जी राकेश कुछ बोल रहे हैं अमलेंदु? नहीं, यही कह रहा था मैं कि शांतिपूर्ण, अनुशासित और अहिंसक जो महात्मा गांधी का जो रास्ता है, जो जयप्रकाश नारायण का जो रास्ता है, उस रास्ते को ये किसान आंदोलन अपना रहा है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इसी ताकत के हिसाब से अगर आंदोलन चलता रहेगा तो आज नहीं तो कल इस सरकार को, जो बर्बर है, जो सुनना नहीं चाहती है लोगों को, किसानों की समस्याओं को या किसी और की समस्या को, उसको आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा। लेकिन शर्त यही है कि इस आंदोलन की ताकत को बनाए रखेंगे तो शांतिपूर्ण, अहिंसक और अनुशासित, ये तीन शब्द जो हैं, ये तीन शब्द चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के समय में भी थे, हमने देखा था, और आप लोगों ने अभी तक जो बना के रखा हुआ है, यही अगर भविष्य में बना रहेगा तो आपके आंदोलन की सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। ये हमारा काम। जी ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आप सब। बहुत धन्यवाद राकेश जी, आप चर्चा में बने रहे लगातार, आप लगभग 1.25 घंटा आपने हम अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देता हूं अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर जी आपको भी और अमलेंदु जी आपको भी कि आप लोग भी लगातार बने रहे राकेश जी के साथ, आप लोग चर्चा में हिस्सा आप लोगों ने लिया, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप लोग जो लगातार हमारे साथ बने रहे, आप लोगों के सवालों को नहीं ले पाया क्योंकि चर्चा काफी गंभीर हो रही थी, लेकिन कल शाम जब मिलेंगे तब बातें जरूर होंगी। और इस बीच जैसा आप जानते हैं कि हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े हुए थे, जो लगातार किसान आंदोलन को लेकर के अपनी उन्होंने बातें रखी। और 26 मई को जब 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं इस आंदोलन को, तो इनकी क्या रणनीति है, क्या किन गतिविधियों पर इनका अभी ध्यान है, इन सब पे इन्होंने बातचीत की हमारी पूरी टीम के साथ में। और हमारी टीम का हिस्सा आप भी हैं दोस्तों, इसलिए ये बातचीत आपके साथ भी हमने की है। तो आज हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।